नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 22 जून 2019 के 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जाकर @डिकोड एग्जाम टाइप करके चैनल को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सामने एक लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है, उसको भी क्लिक करके आप सीधे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सके। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि जो नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच और अन्य छात्रों के बीच भी जो है इस चैनल को शेयर करके जो है पहुंचाने का कार्य करिए। तो चलिए आज का हम सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ के भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो इन चुनाव में इस महासंघ के यानी SRFI के महासचिव किनको चुना गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप अगर जो है इसको क्विज की बात सॉल्व करना चाहते हैं तो आप खुद से भी इसको सॉल्व करते रहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, साइरस पोंचा। साइरस पोंचा को SRFI के चुनाव में महासचिव नियुक्त किया गया है। तो स्क्वैश खेल आप जानते हैं कि जो है टेनिस जैसा ही एक खेल होता है, थोड़ा सा उसके फॉर्मेट में अंतर होता है। भारतीय रैकेट्स महासंघ की आम सभा की बैठक हुई थी जिसमें देवेंद्र नाथ सारंगी को महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। तो अगर महासचिव नहीं पूछा जाता है तो अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो देवेंद्र नाथ सारंगी का भी आपको नाम याद रखना है। साथ ही राष्ट्रीय कोच जो इसके हैं स्क्वैश के, उनका नाम है साइरस पोंचा। इन्हीं को जो है महासचिव जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसके अधीन जो है लंदन में एक नेहरू केंद्र स्थापित है जिसका संचालन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इसके डायरेक्टर या निदेशक अभी हाल ही में बदले हैं, यानी नए नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है? तो इसके नए डायरेक्टर हैं प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहे हैं। आपने उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में सुना होगा जो हम अभी आगे देखते हैं। तो लंदन का नेहरू केंद्र एक सांस्कृतिक केंद्र है जो कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अधीन संचालित होता है। लंदन के साउथ ऑर्डले स्ट्रीट में यह स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच जो है सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अमीश त्रिपाठी जिनको निदेशक चुना गया है, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में थी, इसको जरूर जान लीजिए। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, इसके अलावा सीक्रेट्स ऑफ द नागाज और सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ये तीनों ही पुस्तक जो है कई सारे अवार्ड भी जीत चुकी हैं और बहुत ज़्यादा चर्चित थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन को चीफ जस्टिस वहां का यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इन्होंने हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से, यानी अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो आचार्य देवव्रत नाम है, जिन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई है। और हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 1971 में मिला था और उसके बाद ही जो है हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की, मतलब इनके खुद के राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस राज्य की सरकार ने संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने के लिए
अभी हाल ही में निर्णय लिया है। तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो लोग यूपी के एग्जाम्स देते हैं तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में निर्णय लिया है कि जो प्रेस रिलीज है, पहले उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में ही रिलीज होती थी, उसके अलावा जितनी भी सरकारी विज्ञप्तियां हैं अब वो संस्कृत में भी जो है रिलीज की जाएंगी। नीति आयोग की अभी हाल ही में बैठक हुई थी, वहां से मुख्यमंत्री का बयान जो था वो पहली बार जो है संस्कृत में प्रेस रिलीज के फॉर्मेट में जारी किया गया था और उसकी सराहना हुई, जिससे जो है उत्साहित होकर जो है यूपी गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा नामक एक परियोजना को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट ये है, जिस तरह से उज्ज्वला परियोजना है लगभग वही इसकी थीम है। तो महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया है। अब जब उज्ज्वला योजना चल रही थी तो प्रोजेक्ट चूल्हा अलग से लॉन्च करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कुछ मानक हैं, कुछ शर्तें निर्धारित हैं, जिसके आधार पर ही लाभार्थी का चयन किया जाता है। हो सकता है कोई ऐसा हो जो उस क्राइटेरिया में नहीं आता हो, लेकिन वो जो है चूल्हे का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण वह धुएं से परेशान हो। तो उज्ज्वला योजना से छूटे हुए लाभार्थियों को लाभ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है प्रोजेक्ट चूल्हा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया गया है, यानी अभी पहले अध्ययन के लिए हो रहा है। इसमें जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत नहीं कवर हो पा रहे थे उनको कवर किया जाएगा। उज्ज्वला योजना की बात चली है तो इसका लॉन्च कब हुआ था? मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लॉन्च हुआ था और इसकी टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रोजेक्ट चूल्हा योजना का क्रियान्वयन नक्सल प्रभावित इलाकों तथा उन जिलों में किया जाएगा जहां पर किसानों की आत्महत्या दर जो है ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है किसानों की आत्महत्या जो है एक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जब भी ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS जारी होती है तो इससे प्रश्न जो है एग्जाम में आता है, खासकर PCS और लोअर PCS जैसे बड़े एग्जामों में जरूर आता है, तो इस बार भी संभावना है। तो इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आपको ये बताना है। तो IIT बॉम्बे को 152वां स्थान यानी 152 पोजीशन जो इसमें प्राप्त हुई है और ये तो वर्ल्ड में 152वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार जो है IIT बॉम्बे भारत की जो है सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी यानी शीर्ष स्थान जो है भारत में उसको प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 5 विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका की है, ये सबसे टॉप पे है और इसी के द्वारा जो है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। ये भी जो है एक याद रखने योग्य स्मरणीय तथ्य है जो आपको याद रखना होगा। उसके बाद सेकंड पोजीशन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो भी अमेरिका में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये थर्ड प्लेस पे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका। तो ये टॉप 5 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हो गई। अब हम भारत की बात करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा संभावित हैं। तो भारत में जो टॉप रैंकिंग में जगह बनाई है विश्वविद्यालयों ने वो क्या है? IIT मुंबई, जैसा कि मैंने बताया, इसको 152वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास को 277वां स्थान प्राप्त हुआ, 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIT खड़गपुर को 281, IIT कानपुर को 291, IIT रुड़की को 383वां स्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय को 447वां स्थान और IIT गुवाहाटी को 491वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो टॉप 500 की जो लिस्ट है उसमें भारत के जो है ये विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है जरूर याद रखिएगा,
UPPUO इसको मंजूरी दे दी गई है। इस अध्यादेश के दायरे में किस प्रकार के विश्वविद्यालय आएंगे? तो सभी निजी विश्वविद्यालय आएंगे, या कुछ चयनित निजी विश्वविद्यालय आएंगे, या सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालय आएंगे, या सभी राज्य विश्वविद्यालय आएंगे? तो इसमें जो है सभी निजी विश्वविद्यालय आएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस का नाम भी आपने देखा, ये विशेषकर निजी विश्वविद्यालयों के लिए है। और सभी निजी विश्वविद्यालयों में एक समान जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो, उसके लिए ये जारी किया गया है। पहले सभी निजी विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न अधिनियमों के माध्यम से संचालित होते थे। अब अगर किसी को विश्वविद्यालय का निर्माण करना है या गठन करना है, तो उसके लिए जो है उसे एक वचन पत्र, इसको आप एफिडेविट भी कह सकते हैं, तो वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। वचन पत्र में यह घोषणा करनी अनिवार्य होगी कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों का संचालन नहीं होगा। यानी देश के विरोधी कोई भी गतिविधि हो भारत के विरुद्ध, उस तरह की कोई बात नहीं होगी, जैसी घटनाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में सुनने में आती रहती हैं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा अधिकार होगा आवश्यक कार्रवाई करने का। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूजीसी, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर की थी। इससे जुड़ा एक और फैक्ट देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यानी यूजीसी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज़ को पूरे भारत में रेगुलेट करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक वैश्विक अभियान यानी ग्लोबल अभियान के तहत सभी देशों से अपने किस नए ऑनलाइन टूल को अपनाने के लिए आग्रह किया है? तो ये ऑनलाइन टूल जो है बेसिकली गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करने के लिए आग्रह किया गया है। तो इसका क्या नाम है? अवेयर, AWARE। अब इसके नाम का भी कुछ मतलब है, तभी ये नाम रखा गया है, उसको हम आगे समझते हैं। तो ये जो है सबसे पहली चीज़ तो आप जो है इसको PDF में पढ़ ही लेंगे। जो एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध और असुरक्षित प्रयोग किया जा रहा पूरे विश्व में, उसके कारण जो है जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। यानी एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा व्यापक इस्तेमाल होने के कारण हमारे शरीर पर कुछ एंटीबायोटिक्स जो है असरहीन होती जा रही है। तो इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक नियमावली जैसी जो है, एक गाइडलाइन जैसी जो है WHO ने प्रस्तुत की है, जिसका नाम अवेयर है। और इसको फॉलो करना जो है का आग्रह किया गया है, कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो एंटीबायोटिक्स जो है सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल की जा सकेंगी। अब अवेयर जो नाम है, इसमें सबसे पहले क्या आया? ए का मतलब हुआ एक्सेस समूह में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सबसे आम और गंभीर संक्रमणों के लिए इलाज के लिए किया जाता है। फिर वेयर से हम लेते हैं WA यानी वाच यानी निगरानी समूह, स्वास्थ्य प्रणाली में एंटीबायोटिक्स की हर समय उपलब्धता होनी चाहिए। और RE यानी रिजर्व से हम क्या लेंगे? रिजर्व समूह में संयम पूर्वक उपयोग की जाने अथवा संरक्षित दवाएं जिनका प्रयोग केवल अंतिम उपयोग के रूप में किया जाता है। यानी कुछ एंटीबायोटिक्स जो है ऐसी हैं जिनको जो है हायर जनरेशन एंटीबायोटिक्स कहते हैं। उनका उपयोग तभी किया जाता है जब बाकी की सारी एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो एक आखिरी इलाज है। अगर वो भी फेल हो गई तो उसके बाद जो है किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन 20 जून को किया जाता है। अब इसकी थीम जो है जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसकी थीम थी #स्टेप विद रिफ्यूजी, टेक ए स्टेप ऑन द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए निर्णय लिया था।
और वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है। शरणार्थी किसे कहा जाता है? जिन्हें युद्ध, प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे देश में जाने के लिए विवश होना पड़ता है, ऐसे लोग शरणार्थी कहलाते हैं। अब शरणार्थी के लिए जो यूएन की एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, जिसको हम शॉर्ट में UNHCR कहते हैं, ये शरणार्थियों की सहायता के लिए विश्व भर में बनाया गया है। UNHCR द UN रिफ्यूजी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में पूरे विश्व में 68.5 मिलियन लोग अपने घरों से बलपूर्वक विस्थापित किए गए थे। तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, युद्ध है, महामारी है, या कोई और वजह भी हो सकती है। हाल ही में किस बैंक ने कॉर्प SME सुविधा की शुरुआत की? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, SBI, ICICI, IDBI और कॉरपोरेशन। तो यहां पर SME का मतलब आप समझते हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म मध्यम जो उद्योग होते हैं उनके लिए शुरुआत की गई है, उनको लोन वगैरह उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? कॉरपोरेशन बैंक। अब कॉरपोरेशन बैंक ने ये SME सुविधा योजना शुरू की है। इस योजना में क्या होगा ये जानना जरूरी है। अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मुद्रा है और स्टैंड अप इंडिया में सक्रिय रूप से कॉरपोरेशन बैंक की जो है भागीदारी रहती है। ये योजना सस्ती ब्याज दरों पर पंजीकृत SME को ऋण प्रदान करने के लिए लाई गई है। कार्प SME सुविधा कॉरपोरेशन बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी PB भारतीय के द्वारा मंगलुरु में शुरू की गई है। तो दोस्तों आज की 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो है पूरी हो गई। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको जो है हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करते ही करते हैं, इसको शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कल मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद।